साल 1923 कैरो के कॉन्टिनेंटल होटल की वो खौफनाक रात। एक तरफ एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ठीक उसी वक्त पूरे शहर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। कमाल की बात तो ये है कि हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया भी ठीक उसी पल दम तोड़ देती है। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में कोई मम्मी का श्राप था? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को मॉडर्न साइंस के लेंस से देखेंगे और यकीन मानिए जो हकीकत सामने आएगी वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये पूरी कहानी शुरू होती है 1922 से, जब किंग तूतनखामेन की कब्र पहली बार खोजी गई थी। उस वक्त दुनिया भर के अखबारों में बस एक ही सवाल छाया हुआ था, क्या मम्मी का श्राप वाकई सच है? एक अफवाह फैल गई थी कि जो भी इन सोए हुए राजाओं की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपना शिकार बना लेगी। और सच कहूं तो उस दौर में इन बातों पर विश्वास ना करना थोड़ा मुश्किल भी था। हुआ कुछ यूं था कि 1922 में कब्र खुली और अगले ही साल अप्रैल 1923 में इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नावान की अचानक मौत हो गई। उसी रात वो कैरो वाला ब्लैकआउट भी हुआ और देखते ही देखते 1929 तक इस खोज से जुड़े 22 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। सनसनीखेज हेडलाइंस ने तो मानो आग ही लगा दी थी। लेकिन ठहरिए, इन मौतों के पीछे कोई जादू टोना नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा था। श्राप के इस खौफ को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ममीफिकेशन की कला, आखिर प्राचीन मिस्र के लोग अपने मुर्दों को इस तरह प्रिजर्व करने के लिए इतनी भयानक मेहनत करते ही क्यों थे? इसका जवाब छिपा है मृत्यु के बाद की जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ पर उनके अटूट विश्वास में। उनके लिए मौत कोई फुल स्टॉप नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सफर की शुरुआत थी। उनका मानना था कि अगर शरीर सड़ गया तो आत्मा हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी। लेकिन मौत के तुरंत बाद ही शरीर के एंजाइम्स और बैक्टीरिया उसे सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वहां के पुजारियों के लिए ममीफिकेशन असल में समय के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक रेस हुआ करती थी। ये पूरी प्रक्रिया साइंटिफिक रूप से जितनी एडवांस थी, सुनने में उतनी ही डरावनी भी लगती है। सबसे पहले एक हुक के जरिए नाक से दिमाग को निकाला जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि आफ्टर लाइफ में दिमाग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शरीर के जरूरी ऑर्गन निकालकर जार्स में सुरक्षित रखे जाते थे। इसके बाद शरीर को पूरे 35 दिनों तक नेशनल सॉल्ट में सुखाया जाता और अंत में 375 गज लंबे लिनन के कपड़े में लपेटा जाता। एक तरह से ये एक शव को अमर यात्री बनाने की मास्टर क्लास थी। लेकिन ममीफिकेशन की इस परफेक्ट कला का एक बहुत ही डार्क साइड भी है। आज जब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन कब्रों को खोलते हैं तो उन्हें अक्सर कोई जादुई दुनिया नहीं बल्कि एक बेहद हिंसक और दुखद नज़ारा देखने को मिलता है। कब्रों की लूट का खौफनाक सच। इसे समझने के लिए उनकी मान्यताओं को जानना जरूरी है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि आत्मा के कई हिस्से होते हैं, जैसे रेन यानी उनकी पहचान और नाम, इब यानी दिल और खात यानी उनका भौतिक शरीर। उनका सबसे बड़ा डर यह था कि अगर भौतिक शरीर या नाम को नष्ट कर दिया गया तो उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और वो श्राप देने या बदला लेने के काबिल बिल्कुल नहीं रहेंगे। और यहीं एक बहुत ही मजेदार लेकिन खौफनाक विरोधाभास सामने आता है। प्राचीन लुटेरों को भी इस श्राप का उतना ही डर था जितना आज के लोगों को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर इन मम्मियों को जला दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका लॉजिक बहुत सीधा था, अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो मुर्दे उठका बदला कैसे लेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट मारिया नेल्सन का ये बयान इस कड़वी सच्चाई को बखूबी समझाता है। वो सोने के पीछे थे और मम्मियों को जलाने से उन्हें खोलना आसान हो जाता था। जेबल एल सिलसिला जैसी ऐतिहासिक जगहों पर सिर्फ कुछ चमकदार गहनों के लालच में इन सावधानी से रखे गए शरीरों को बेरहमी से जलाकर राख कर दिया गया था। इसका स्केल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्सर के असासिफ नेक्रोपोलिस में ही 350 से ज्यादा ममीज मिली और उन सभी को बुरी तरह से तोड़ा और काटा गया था। लुटेरों ने इनके दिमाग और शरीर को चुन चुन कर नष्ट किया ताकि कोई जादुई बदला ना लिया जा सके। यह साबित करता है कि श्राप का खौफ हजारों साल पहले भी लोगों के दिमाग में कितना हावी था। खैर, अब समय आ गया है इस चर्चा को मॉडर्न युग में लाने का। विज्ञान का खुलासा। हॉलीवुड की उन डरावनी कहानियों और असली साइंस के बीच का पर्दा अब हटने वाला है। अगर हम उन पौराणिक अफवाहों की तुलना आज के विज्ञान से करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो जादुई बदला और मीडिया का फैलाया हुआ सेंसेशनलिज्म था और दूसरी तरफ था असली कातिल, एस्परजिलस नाइजर नाम का एक खतरनाक फंगस जो हजारों सालों से इन बंद कब्रों में पनप रहा था।
इसके साथ ही लॉर्ड कार्नारवॉन जैसे खोजकर्ताओं की पहले से मौजूद बीमारियां भी एक बड़ा कारण थी। याद रहे, उस दौर में पेनिसिलिन जैसी दवाइयां नहीं थीं, इसलिए एक मामूली सा फंगल इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हुआ। और जब साइंटिस्ट ने इस पूरे श्राप के डेटा की गहराई से जांच की तो एक बेहद चौंकाने वाला नंबर सामने आया, 73। कब्र में जाने वाले जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी औसत उम्र 73 साल थी। ये उस समय की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बिल्कुल बराबर है। आसान शब्दों में कहें तो कोई श्राप नहीं था। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद प्राकृतिक कारणों से मरे थे। चलिए अब खुद किंग तूतनखामेन की असलियत पर भी बात कर लेते हैं। दुनिया ने उन्हें एक बहुत ही खौफनाक और ताकतवर प्रेत मान लिया था, लेकिन जब उनकी मम्मी का एक्सरे हुआ तो सच्चाई बिल्कुल उलट थी। राजा तूतनखामेन को मलेरिया था, कोहलर नाम की हड्डियों की गंभीर बीमारी थी और राजशाही परिवारों में इनब्रीडिंग के कारण उनका एक पैर जन्म से ही टेढ़ा था। वो बिना लाठी के चल भी नहीं सकते थे। वो कोई श्राप देने वाले खूंखार शैतान नहीं, बल्कि एक बेहद कमजोर और बीमार इंसान थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज सिर्फ मिथकों को ही नहीं तोड़ रही, बल्कि मिस्र के इतिहास को भी पूरी तरह से फिर से लिख रही है। आज जब अस्वान जैसी जगहों पर कोई नई सुरक्षित मम्मी मिलती है तो आर्कियोलॉजिस्ट उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाकर उसका सीटी स्कैन करते हैं। इसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उदाहरण शेमाई नाम की मम्मी है। उनके कॉफिन पर लिखी जानकारी के हिसाब से माना गया कि वो एक वयस्क अधिकारी थे और नियम के मुताबिक उनका दिमाग निकाल लिया गया होगा। लेकिन सीटी स्कैन की सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। शेमाई कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक 9 साल का बच्चा था। और सबसे हैरानी की बात, उसका दिमाग अभी भी उसकी खोपड़ी के अंदर ही सुरक्षित था। स्कैन से एक और बड़ा खुलासा हुआ। शेमाई का संबंध मेडिटेरेनियन मूल से नहीं, बल्कि न्यूबियन मूल से था। इससे यह साफ हो जाता है कि प्राचीन मिस्र की दक्षिणी सीमा पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एक साथ मिलकर रहते थे। उनका समाज हमारी पुरानी सोच से कहीं ज्यादा डाइवर्स और मिला जुला था। ये सारी बातें और ये सारे खुलासे हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। सच्ची अमरता। प्राचीन मिस्र के लोगों का असली मकसद किसी को श्राप देना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर होना था। मिस्र के लोगों की सबसे गहरी फिलॉसफी इस एक विचार में छिपी थी। एक इंसान सच में तभी मरता है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाता है। वो बस ये चाहते थे कि दुनिया उनके रेन यानी उनकी पहचान को कभी ना भूले। और यही आज का सबसे बड़ा सच है। मॉडर्न साइंस और आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स किसी श्राप के शिकार नहीं हैं, बल्कि वे तो उन प्राचीन लोगों के सच्चे रखवाले हैं। उनके खोए हुए नामों को खोजकर विज्ञान उन्हें वही अमरता दे रहा है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। आज हजारों साल बाद हम तूतनखामेन, शेमाय और ह्यू का नाम ले रहे हैं, और इसी तरह वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। अगर मिस्र के लोगों की अमरता उनका नाम याद रखे जाने में थी, तो जरा सोचिए, क्या आज इंटरनेट पर मौजूद हमारा ये डेटा हमें भी हमेशा के लिए अमर बना रहा है? ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ओपिनियन और सजेशंस कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।